हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, अब इसका जो है एजिंग के साथ क्या रिलेशन है वो हमने देखना है। अब ऐसा क्यों देखना है? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव। यूपीएससी के अंदर इसके ऊपर, क्योंकि उसका फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं कोई सिंगल टॉपिक को यहाँ पे देखो, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी जो है तीसरी बार क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, इसको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा, तभी जाके बेनिफिट होगा। हम ऊपर से इसको कवर करके चले जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि रिसेंटली रिसर्चर ने ये देखा है कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये थोड़ा बहुत डिलीट होता है तो इसकी वजह से जो है ना एजिंग बढ़ सकती है। एजिंग के साथ इसका बेसिकली रिलेशन देखा गया। क्या रिलेशन है वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए क्या है तभी जाके बात बनेगी। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो मान लीजिए ये कोई सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को मैं खोल देता हूँ तो ये क्या धागे के टाइप इस तरह से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं हम? डीएनए। अब डीएनए जो है ना ये डबल हेलिक्स है, मतलब ये इस तरह से ना कुछ लिंक है। अगर मैं डीएनए को पूरा खोलूँ तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ए है, टी है, सी है, जी है ना, सी जी, मान लीजिए ए टी, इस तरह से लगा दिया। अब इस एक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस पेयर। ठीक है जी, तो जी जो है ये इस तरह से डीएनए लिंक है। अब मान लो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं जीन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं डीएनए को पूरा खोल दूं तो ये बहुत लंबा डीएनए। अब यहाँ पे सपोज करो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो कोड है इस तरह से ATCG, वो है लेट से आई कलर के लिए। आई कलर के लिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डिजाइनर बेबी की बात करते हैं कि कोई जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना उसकी ब्लू आइज हो। ठीक है, तो अब ब्लू आइज कैसे आएंगी? अब उनकी अगर ब्लैक है तो मान लीजिए इस जीन को, इस पोर्शन को, इस कोड को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका जो ब्लैक आइज के लिए कोड है, तो हम इसको हटाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया, इसकी जगह कौन सा कोड लगा दिया? ब्लू वाला लगा दिया। अब ये कोड जो है, इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? इसको बोलते हैं जीन। तो अब सपोज करो ये वाला पोर्शन किसी और चीज के लिए कोड कर रहा होगा, मे बी मसल प्रोटीन के लिए, ये वाला जो पोर्शन है नर्व प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होगा। तो अलग अलग है। सो यहाँ पे इट मीन्स के जो जीन है वो क्या है? एक डीएनए का पोर्शन है। ठीक है, तो ऐसे इट मीन्स के अगर मैं पूरा डीएनए खोल दूं बहुत जीन होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हमें समझ आ गई। अब दूसरी बात, यहाँ पे आई कलर का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ये बनेगा कैसे, है ना, ये भी तो बात देखनी है। तो यहाँ पे जो डीएनए का पोर्शन है जिसको हम जीन भी बोलते हैं, ये एमआरएनए को इन्फॉर्मेशन देगा एंड देन अल्टीमेटली जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन बन जाएगा, तो ये कलर जो है एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जो कोड होता है वैसा ही वो फंक्शन करता है। अगर कोड में गड़बड़ तो फिर यहाँ पे इधर भी गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी, ए यहाँ पे टी लगना था, ए जो टी के साथ लिंक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे जो है बहुत ही स्मॉल गड़बड़ होती है और यहाँ पे जी आ जाता है, तो यहाँ पे भी जो है बेसिकली अल्टीमेटली वो प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाएगा। याद करो आप जो है हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, उसके अंदर भी जो है एक यहाँ पे बेस की चेंज होता है और यहाँ पे सारा काम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे इट मीन्स हमें पता चल गया कि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो उसका इफेक्ट इधर पड़ता है। अगर ये छोटा मोटा बेस पेयर के अंदर कुछ एडिशन डिलीशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं कि डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आया कहां से। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये बताते हैं कि भाई बेसिकली एक बैक्टीरिया था। अब इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? डीएनए मटेरियल होगा। अब इसको इनगल्फ कर लिया यूकैरियोटिक सिंगल सेल ने। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारा एंसेस्टर है, हम इसी से आगे आगे चलते चलते बने। तो अब इसने जो है ना, इसका भी जो है अगर हम देखें यहाँ पे डीएनए होगा। अब इसने इसको इनगल्फ कर लिया तो ये मान लीजिए यहाँ पे जाके टिक गया। ठीक है, बैक्टीरिया, राइट। विद द टाइम क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अंदर को शिफ्ट हो जाता है, राइट। सो अब मेजोरिटी ऑफ डीएनए जो यहाँ पे चला गया, राइट, लेकिन कुछ पोर्शन यहाँ पे बाकी बच जाता है। अब वही कुछ पोर्शन जो बिल्कुल थोड़ा सा, वो क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर यहाँ पे अगर जो मेजोरिटी डीएनए इधर चला गया तो इधर जो है बहुत ही थोड़ा डीएनए रह गया, तो इट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो कम होगा न्यूक्लियस के कंपैरिजन। बिल्कुल सही बात है। अब कितना कम है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने नॉर्मल न्यूक्लियर डीएनए की बात करूं, राइट। अब न्यूक्लियर डीएनए के अंदर आपको 20,000 के आसपास ऐसे जीन मिल जाएंगे जो किसी न किसी प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। मे बी 15 से 20 आपको ऐसे मिल जाएं जिनके जो नो प्रोटीन को, किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, या फिर हमें अभी पता ही नहीं है। ठीक है, वो करते हैं क्या? अब
ये हो गया इसकी बात। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए उसके अंदर तो हमने अभी पढ़ा कि वहां पे तो बहुत ही कम डीएनए, तो उसके अंदर कितना, अराउंड 13 जो है वो प्रोटीन कोडिंग रीजन है, जो किसी न किसी प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है। 20 से 24 के आसपास जो है वो नॉन प्रोटीन वाले। तो अगर हम और भी कुछ पोर्शन होता है, तो अगर हम डीएनए का कंपैरिजन करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए अराउंड 1% होता है न्यूक्लियस के हिसाब से, तो इट मीन्स के यहाँ पे डीएनए बहुत कम है। अब यहाँ पे यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब बात आती सेकंड कि एजिंग के अंदर ये कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। अब पहले उससे देखते हैं भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम क्या है, ये एटीपी सिंथेसिस के अंदर काम करता है, हमारी हेल्प करता है। एटीपी क्या है, बेसिकली एनर्जी सोर्स है, ठीक है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मदर से जो है माइटोकॉन्ड्रिया आता है, तो मदर से आता है, तो अगर मान लीजिए वो डिफेक्टिव हो मदर वाला और वो सही से, फिर बच्चे के ऊपर क्या असर होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बॉडी के सारे ऑर्गन के ऊपर इंपैक्ट होगा, यही पढ़ा हमने। तो यहाँ पे भी एटीपी सिंथेसिस है। अब ये एटीपी सिंथेसिस कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, मतलब इसके अंदर कुछ जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये काम एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। अगर ये जीन इसके अंदर डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, फिर एटीपी सिंथेसिस नहीं बनेगी, जिसकी वजह से जो है हमें एनर्जी जो है वो लो मिलेगी, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि कुछ जीन जो है वो इधर न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए ट्रांसफर हो गया, ये बात बोली थी। अब जब डीएनए ट्रांसफर हुआ तो मतलब कुछ जीन जो हैं यहाँ पे जीन भी उसके साथ ट्रांसफर हुए होंगे। अगर जीन ट्रांसफर हुए हैं तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का फिर काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत कम जीन है वो काम कर रहे हैं। दूसरा, ये न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहे हैं, मतलब वो भी बेसिकली उसको डायरेक्शन देते हैं। तो इट मीन्स कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा काम करना है तो न्यूक्लियस के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यूपीएससी अगर पूछती है माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाएगा, वो आ गया नहीं, क्योंकि इसको जो है इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। पहले से जीन दिए थे, है ना, कोडिंग दी थी अपनी, तो अब वो कोड जो है इसको डायरेक्ट करता है, राइट। सो ये बात भी होगी क्लियर, ठीक है जी। अब बात करते हैं एजिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है जी। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ठीक है तो छोटा सा लेकिन काम तो करता है। अब इसका कोई ये जीन है, ठीक है, ये किस में हेल्प कर रहा है, एटीपी सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। अब स्टडी ये कहती है कि जैसे जैसे एजिंग होती है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, उसके हिसाब से बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ठीक है, उसके अंदर डिलीशन हो रही है, उसके कुछ कोड जो है ना, यहाँ पे मान लीजिए एएटी, ये कुछ डिलीट हो गया, तो वो डिलीट हो रहे हैं। अब अगर ये डिलीट हो गया, मैंने बोला डिफेक्टिव अगर कोड है, तो क्या ये एटीपी पूरी सिंथेसिस करेगा, नहीं करेगा। स्टार्टिंग के अंदर तो थोड़ा होता है, विद द टाइम क्या होता है, ये डिलीशन जो है ना, डिफेक्टिव अगर मैं बोलूँ इसको आराम से लिख देते हैं, अगर इसको मैं बोलूँ ये क्या हो गया, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनका नंबर इंक्रीज होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। अब उसकी वजह से एक टाइम आता है कि जो सही माइटोकॉन्ड्रिया उससे ज़रा हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये इतना बढ़ गया तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी जो जनरेशन है वो कम हो जाएगी, मे बी स्टॉप हो जाए। अब उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे मसल है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जैसे मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी यहाँ से मिल नहीं रही, तो फिर क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो मसल मास है, मसल मास जो है वो लूज कर देते हैं हम, मसल मास लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यही लिंक है। सो अगेन रिपीट करेंगे, तो पहले मैंने क्या बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही स्मॉल डीएनए कहाँ से आया, पहले तो जा रहा था लेकिन धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो अब न्यूक्लियस के अंदर भी इसका जो डीएनए ट्रांसफर हुआ है, तो इट मीन्स कि न्यूक्लियस भी इसकी कुछ फंक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। सो विद द एजिंग क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ डिफेक्ट आता है जिसको डिलीशन म्यूटेशन बोलते हैं, उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट नहीं कर पाता है एंड अल्टीमेटली जो है हमारे जो मसल मास लॉस होने लगता है। ये क्लियर है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए क्लियर है आपको, न्यूक्लियस डीएनए क्लियर है, दोनों का रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर है, डीएनए क्लियर है, जीन क्लियर है, कैसे प्रोटीन बनाता है वो क्लियर है, सारा काम क्लियर है। ईसी डीएनए उसका लास्ट एफएमएस था वो ईसी डीएनए के ऊपर मैंने बनाया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 2 टॉपिक जो है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आना है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, ईसी डीएनए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। सो आई होप कि हमने बिल्कुल 0 लेवल से इसको उठाया है, तो अच्छे से हमारा प्रिपेयर हो चुका होगा। अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को देख लेना। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मान लो आपको साइंस एंड टेक जो है कोर्स लेना है, इंडिविजुअल क्रैश कोर्स, मतलब अगर सिर्फ साइंस एंड टेक की लेनी है, तो यहाँ पे आपको मैं 25 आवर के अंदर करवाऊंगा,
ठीक है, मतलब 5 आवर के अंदर का मतलब ये है कि अगर मान लो यूपीएससी के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं 100% नहीं कहता, कोई कई बार स्टूडेंट आ जाता है 100% वाला भी, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। आप अपनी हिम्मत से और है ना किस्मत अच्छी हुई तो आप ले भी सकते हो पूरे। अब यहाँ पे मान लो 12 से 13 क्वेश्चन जो है ना आपके सॉल्व हो जाएंगे कितने टाइम में? सिर्फ 25 घंटे में। तो इट मीन्स कि आपको हर 2 घंटे में एक क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी के अंदर सॉल्व करता हुआ दिख जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर हम टाइम कंज्यूमिंग की बात करें, बहुत टाइम कम कंज्यूम हो रहा है और लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको साइंस एंड टेक का बेसिक और करंट अफेयर दोनों चीज़ें जो है फुली कवर होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com वहाँ पे आपको विजिट कर सकते हैं और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी साइंस एंड टेक वीक है, क्योंकि 12-13 क्वेश्चन आपको फ्री के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। फ्री है ना, इतना पैसा तो मे बी किसी के लिए ज़्यादा हो तो आप कॉल कर लेना, आपको मे बी कुछ डिस्काउंट या कुछ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सो दिस इज़ ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।